तो आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। शुभ प्रभात कार्यक्रम के सभी दोस्तों को शिव मोहन का नमस्कार। दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम में हम अक्सर आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने फील्ड में, आर्ट के फील्ड में या किसी भी दूसरे क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की होती है। आज जिस व्यक्तित्व से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ वो बेहद छोटी हैं, छोटी उम्र की हैं, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने हाल ही में जो केएस का एग्ज़ाम था उसको उन्होंने क्रैक किया और पहली ही अटेम्प्ट में उन्होंने ये काम करके दिखाया। और ये काम करना अपनी जगह पे एक उपलब्धि तो है, लेकिन किन परिस्थितियों में रह करके उन्होंने ये काम किया, ये बात कहीं उससे ज़्यादा है। मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ मुस्कान साहनी से, जो इस वक्त स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। तो मुस्कान, सबसे पहले तो आपका सुप्रभात प्रोग्राम में स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद सर। आगे हमेशा जो है हमारी ऑफिस में मुलाकात होती थी, आज जो है सीधे माइक पर हो रही है। बिल्कुल, और ये बात मैं बताना ही चाहता था अपने श्रोताओं को, और खैर आपने उसका शुरुआत में ही खुलासा कर दिया कि मुस्कान जो है वो हमारे यहाँ पे रेडियो में, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी जम्मू में, यहाँ पर एक युवा लोगों का प्रोग्राम होता है युवा तरंग, तो उसमें पार्टिसिपेट करती रही हैं और एक बड़ी अच्छी एंकर भी रही हैं यहाँ पे। और उनको आपने अक्सर युवाओं के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें आपने इनको सुना भी होगा। हाँ, तो अब सवाल ये है कि भाई हम तो देखते थे एक नन्ही सी लड़की यहाँ पे आ रही है, घूम रही है, प्रोग्राम कर रही है, लेकिन वो अंदर ही अंदर एक तैयारी में जुटी हुई थी और उस तैयारी को उसने इतनी मेहनत और लगन के साथ किया कि आज एक बहुत ही खुशी की बात है कि वो एक केएस का एग्ज़ाम को क्रैक करके हमारे साथ यहाँ पे बैठी हुई हैं। तो पहले हम ये जानना चाहेंगे मुस्कान के ये सफ़र कितना मुश्किल था आपके लिए। सबसे पहले धन्यवाद सर बुलाने के लिए, और नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर मुझे सुनने के लिए। मुस्कान साहनी। एग्ज़ाम तो सर बहुत मुश्किल था, सब जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक दृढ़ निश्चय जब हमारे मन में होता है तो वो चीज़ हमें कभी भी पीछे मुड़ने के लिए नहीं कहती। सबसे बड़ी ही यही चीज़ है, क्योंकि जब भी हम सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देखते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, सर यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूअस परसिवरेंस चाहिए, यानी कि आपको जुटे रहना है। कभी ऐसा टाइम आता है कि आप लो फील करते हैं, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम था केएस 2021 लगभग 2 साल, पूरे 2 साल इसको लगे। तो उन 2 सालों में जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि 3 पीढ़ियों में ये एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, मैं बता दूं जिन्हें नहीं पता, उसमें 2 पेपर्स आते हैं, जिसमें एक तो जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड होता है, दूसरा सीसैट, यानी कि आपकी जो मेंटल एबिलिटी है मैथ्स से रिलेटेड या फिर रीजनिंग एबिलिटी, वो चेक की जाती है। उसके बाद दूसरी पीढ़ी में आता है मेंस का टेस्ट। जी, उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा 8 या 9 एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें आपको कुछ क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, यानी कि आपको सिर्फ एक मिनिमम अमाउंट लेना होता है, और कुछ जिनसे आपका स्कोर बनता है। और फिर जब आप उसमें पास हो जाते हैं, उसके बाद आता है पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू, जो कि आखिरी पीढ़ी होती है। तो ये जो 3 पीढ़ियाँ थी ये 2 साल के स्पैन में चली, तो आप समझ सकते हैं कि 7 से 8 महीने लगभग बीच में जो था गैप था। अब उस वक्त इंसान पढ़ता तो है ही, लेकिन मैं
मैं जो है पर्सनली एक हम्बल बैकग्राउंड से हूँ। मेरे घर वाले मतलब इतने ज़्यादा हम मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि गरीब है, क्योंकि 2 टाइम की जो भी रोटी खाता है गरीब तो नहीं होता वो। लेकिन ये है कि इतनी ज़्यादा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और मेरा ये है कि जब मैंने 21 साल की हुई थी, यानी कि जब मेरी ग्रेजुएशन हुई थी, उसके बाद से मैं घर से पैसे नहीं लेती। ये मेरा खुद का वो है। बहुत अच्छी बात है ये। और ये भी एक अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय जब इंसान कर लेता है तो तभी संभव होता है। और इसी बात पर हम आएंगे कि जैसे आपने कहा कि अभाव थे बहुत सारे, और जैसे आपने कहा कि आपने कोचिंग भी नहीं ली, और अक्सर लोग जब इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो बड़ी सारी कोचिंग्स लेते हैं, फिर उसमें बड़े सारे मॉक इंटरव्यूज़ भी होते हैं ताकि पता चल सके कि हम इसको कैसे वहाँ पे इंटरव्यू को फेस करेंगे। तो ये सारी बातें जबकि आपने कोचिंग भी नहीं ली, तो कहाँ से फिर आपने वो चीज़ें अपने अंदर पैदा की, या अपने अंदर ये सोचा कि मैं इंटरव्यू होगा तो ये कहूँगी, या कुछ लोग आपसे अगर बीच में कहीं ऐसे मिले हों? सबसे पहले सर मैं कोचिंग पे आऊँगी क्योंकि ये पहला पॉइंट था। कोचिंग की बात करें तो उस वक्त एक तो कोरोना भी था, फाइनेंशियल रीजंस भी थे, और आई थिंक फिजिकल डिस्टेंसिंग के रीजंस भी थे। मैंने कोचिंग लेना ना प्रेफर किया और घर पे शुरुआत की। मैंने जब सर एग्ज़ाम भरा, मैंने उससे पहले कभी भी नहीं पढ़ा था। आज भी मुझे सब पूछते हैं, मैंने अपने ग्रेजुएशन के दौरान नहीं पढ़ा है इसके रिलेटेड। हाँ, मुझे जनरल नॉलेज में हमेशा से इंटरेस्ट था। वो क्यों? क्योंकि मैं शुरुआत से ही एक डिबेटर थी। मुझे प्रेजेंटेशंस देना, स्पीच देना अच्छा लगता था। अपनी जो है व्यू पॉइंट आगे रखना वो अच्छा लगता था। तो मैं क्लासेस अटेंड करती थी अगर कोई भी जनरल नॉलेज की लगती थी। लेकिन ये एग्ज़ाम क्रैक करना ये मेरा मोटिव नहीं था। जब मैंने इसकी एडवर्टाइजमेंट आई, मुझे याद है कि 2020 में नवंबर में हमें मार्कशीट्स मिली थी, क्योंकि कोरोना की वजह से सब लेट हो गया था। तो 2021 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग फरवरी या मार्च में इसकी एडवर्टाइजमेंट आ गई और हमने फॉर्म फिल कर दिए। तो जब मैंने फॉर्म फिल किया, बस उसी के बाद जो है मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। प्रीलिम्स के लिए मेरे पास 3 या 4 महीने थे, तो उसमें मैं जितना कर सकती थी बेसिक बुक्स वो मैंने तैयारी की। और उसके बाद जब मैंने प्रीलिम्स दिया तो मुझे लगा नहीं होगा, मतलब लास्ट एग्ज़ाम तक भी जितना जो लास्ट पॉइंट आता है मुझे लग रहा था कि मेरा नहीं होगा। तो मैंने जो है बंद कर दिया। मैंने कहा मैं दूसरी चीज़ों पे जो है ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से जुड़ी हुई थी, तो मैं शोज़ वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी क्योंकि वो मेरी आमदनी थी और ये एक बेसिक पॉइंट था इनकम का। और साथ ही साथ मैं जुम्बा कराती थी सुबह, तो मैं सुबह काफ़ी जल्दी निकलती थी घर से। मुझे डांस में काफ़ी ज़्यादा रुचि है, तो उस वजह से जुम्बा करवा लेती थी। एक तो खुद की भी आप एक्सरसाइज कर लेते हो और ऊपर से एक अमाउंट आ जाता है आपके पास। ट्यूशन्स पढ़ाती थी जिससे कि मेरा खुद का खर्चा चलता था, और एक नॉलेज से आप हमेशा टच में रहते हो। अब यहाँ से एक बात यही पैदा होती है कि इतने सारे काम भी आप करते, यहाँ पे शो भी करती थी, और जैसे आपने कहा जुम्बा वहाँ पे भी आप जाती थी, सुबह भी उठती थी। तो पढ़ाई के लिए, खास करके इसकी तैयारी के लिए वक्त कब आपको मिलता था और कितना वक्त आप इसके लिए देती थी? वक्त मिलता नहीं है, मुझे लगता है बनाना पड़ता है हर चीज़ के लिए। क्योंकि मुझे पता है कि जैसे मैं अपनी एग्जाम्पल तो देती ही हूँ, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो फुल टाइम जॉब के साथ इसे क्रैक करते हैं। तो सर जब मैं काम करती थी सुबह, मतलब दिन में तो मैं बुक्स को हाथ नहीं लगा सकती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वक्त इसमें चला जाता था। और अगर आप घर भी जाते हो थोड़ी देर के लिए भी, तो आपके पास इतना दम नहीं रहता कि आप वहाँ पे किताब खोलें। इंटरेस्ट भी नहीं बनता और कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं रहती। तो मैं क्या करती थी, जब मैं शाम को 7 बजे घर पहुंचती थी तो मैं सो जाया करती थी। तो जब मैं वहाँ पे अपनी नींद पूरी करती थी लगभग 10 बजे तक, फिर मैं 10 बजे उठकर पढ़ती थी रात को, जितना कि मैं दे सकती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे फिर जल्दी उठना था 6 बजे। बिल्कुल। और सोने के लिए भी वक्त चाहिए उसके लिए, ताकि तरोताज़ा होकर के फिर से आप तैयार हो सकें अपने पूरी दिन की जो कामकाज आपका है। अब एक चीज़ है कि आप जैसे जो लोग हैं जो मेहनत से बिना कोचिंग लिए ऐसे एग्जाम्स क्रैक करते हैं, वो बहुत सारे जो आने वाले युवा लोग हैं जो इसकी तैयारी करना चाहते होंगे, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप?
सबसे पहले मुझे लगता है कि ये विश्वास नहीं होता, जैसे आप बोल रहे हैं कि प्रेरणा है। मुझे लगता है कि आपके लिए आपका एक आइडल होना चाहिए लाइफ में, मेरे लिए भी है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो उसी में ही हो। आपके पेरेंट्स सबसे बड़े आइडल होते हैं आपके, आप बचपन से उनको देखते हैं। कोई टीचर आपके आइडल हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो अभी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिनके लाइफ में परेशानी है किसी भी तरीके की, न केवल फाइनेंशियल, मेंटल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आज से 5 साल बाद जब आप अपनी तरफ देखेंगे तो आपको सोचना है कि आपको किस तरीके से देखना है। एक अपने पे तरस खाता हुआ इंसान या अपने पे गर्व करता हुआ इंसान। जब मैं ये सोचती थी तो मुझे था कि मुझे अपने आप पे गर्व करना है, होना चाहिए। तो बस उसी राह पे मैं चलती थी और फिर कोई परेशानी नहीं। और जैसा आपने अभी बात की, तो आपके पेरेंट्स का, घर वालों का कितना सपोर्ट आपको रहा? सर, ये चीज़ मैंने बहुत बार बोली है। मुझे लगता है कि आई हैव बीन वेरी लकी। बहुत लोगों का सपोर्ट मिला, बहुत लोगों का, पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था, क्योंकि एक मेंटल सपोर्ट इस एग्ज़ाम में और किसी भी एग्ज़ाम में लाइफ के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट था। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स ही थे, अगर वो सुन रहे हैं तो वो जानते हैं कि उन्होंने मुझे पुश किया कि तू एग्ज़ाम के लिए बैठ, हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। और हो गया, और अब वो खुश हैं कि हो गया। साथ ही साथ मुझे बहुत लोग मिले, क्योंकि हम जब पढ़ाई करते हैं, मैंने साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई की है, तो रिफ्रेशर्स बहुत महंगे आते हैं, 1000 से ऊपर, 1500, 2000। तो मेरी बहुत सी टीचर्स थी जिन्होंने मेरी सहायता की उस वक्त। उनको रिफ्रेशर्स जो हैं, जो टीचर्स होते हैं सर, उनको रिफ्रेशर्स ना डेमो के लिए भेजे जाते हैं। तो वो जो डेमो के रिफ्रेशर्स थे वो मुझे देते थे पढ़ने के लिए, और आज तक मेरे पास वो रिफ्रेशर्स, और मैं अब आगे बच्चों को देती हूँ। तो वो एक जो चेन है ना, वो चल रही है। उस एक रिफ्रेशर से कितने ही बच्चे पढ़ रहे हैं, वो था। साथ ही साथ जैसे आपने पहले मॉक की बात की, तो मैंने कोई भी मॉक नहीं दिया, चाहे वो रिटन में हो या फिर पर्सनालिटी के लिए, कोई भी टेस्ट नहीं दिया मैंने आज तक। जी, मैंने एक ही टेस्ट दिया जो पेपर का था, लेकिन उसमें आप उत्तीर्ण हो गए। बिल्कुल। लेकिन मॉक इंटरव्यूज़ के लिए मुझे लगता है कि एफएम ने बहुत हेल्प की सर मेरी। मैं खुद इंटरव्यूज़ लेती हूँ, तो कोई भी ऑफिसर का जब मैं इंटरव्यू लेती थी, कोई भी पर्सनालिटी का लेती थी, तो सबसे पहले मैं यही चीज़ पूछती थी कि आप आज तो यहाँ पर हैं, लेकिन 10 साल पहले या 5 साल पहले या 3 साल पहले जब आप थे, तब आप क्या सोचते थे, तब क्या क्या स्ट्रगल्स थी। तो जब मैं उनकी सुनती थी, तो जब आप दूसरों की स्ट्रगल सुनते हो ना सर, खुद की कम लगती है हमेशा। तो वो एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत था। तो इस तरीके से जो है सब हो गया। मुस्कान हमारी आकाशवाणी जम्मू से प्रेजेंटर, अब केएस के बाद एक आला ओहदे पे होंगी, और वहाँ पर काफ़ी वर्ष जो हैं वो आप बिताएंगे, लोगों को सर्विसेज जो आप अपनी देंगे। तो क्या मन में है कि किसी भी पद पे आप जब होंगी तो किस तरह से आप लोगों की मदद करेंगी या उनके काम आएंगी, वो जज्बा कितना आपके अंदर है? सब मेरे लिए 2 P बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, प्रोफेशन और पैशन। सबसे पहला प्रोफेशन, कि जब मैं वहाँ पर हूँ, जब मैं काम कर रही हूँ, तो मेरे जितने भी आवर्स हैं उसका हर एक मिनट काउंट करना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो मैं वहाँ पे ही रहूँ, बाकी कोई भी डिस्ट्रैक्शन मुझे डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। और दूसरा मेरा पैशन, क्योंकि अगर मैं खुद से खुश नहीं हूँ तो मैं दूसरों के लिए कभी काम नहीं कर सकती खुशी से। तो मेरा पैशन है, मैं उस पैशन को ज़िंदा रखना चाहती हूँ। और हर उस इंसान के लिए एक साइड हसल लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके अंदर का जो बच्चा होता है, वो ज़िद होती है ना, वो हमेशा बरकरार रखती है। और जब वो ज़िद बरकरार रहती है तो आपको हमेशा एक एनर्जी रहती है नया काम करने की। तो बस प्रोफेशनल पैशन को साथ लेके चल पाऊँ, माता रानी से यही दुआ है मेरी। बिल्कुल, हमारी भी यही तमन्ना है कि आप जहां भी, जिस भी ओहदे पर रहें, लोग आपको पहचाने एक अच्छे ऑफिसर के तौर पे। और हमारे जितने भी सुनने वाले, खास करके वो युवा जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको सुन करके उनके अंदर एक एनर्जी, एक ऊर्जा जो है वो जरूर पैदा हुई होगी। मुस्कान, एक बार फिर आपको इस सब के लिए मुबारकबाद देते हुए हम आपका धन्यवाद करेंगे कि आप सुप्रभात प्रोग्राम में हमारे स्टूडियोज में। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दीजिए। और अगर नहीं भी होता तो लाइफ में बहुत सी सीढ़ियाँ हैं, बस आपको चुनना है सही वक्त पर कि कौन सी आपके लिए काम करती है। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब शिव मोहन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुभ प्रभात। अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम शुभ प्रभात। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिव मोहन शर्मा।